अभी हम स्टार्ट करते प्लेन्स। तो प्लेन क्या होता है? प्लेन एक 2D स्ट्रक्चर है जो दो एक्सेस पे बना हुआ है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक 2D स्ट्रक्चर है और ये दो एक्सेस पे बना हुआ है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अब हर प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होती है। जैसे इस बोर्ड जो है, जो एक्स और वाई एक्सिस में, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होती है जिसके अराउंड इस प्लेन पे रोटेशंस होती है। तो अगर इस प्लेन पे, ये जो पूरा बोर्ड है, इस प्लेन पे अगर रोटेशन हो रही है, इस प्लेन पे अगर ऐसे रोटेशन हो रही है, तो ये किस एक्सिस के अराउंड हो रही है? ये उस एक्सिस के अराउंड होगी जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेशंस होएगी। तो हर एक प्लेन में एक परपेंडिकुलर एक्सिस होती है जिसके अराउंड रोटेशंस होती हैं। तो हमारे पास तीन एक्सिस थी। तो अगर हमारे पास तीन एक्सिस है तो हमारे पास तीन प्लेन्स भी होंगे। हर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा जिसमें उस एक्सिस की रोटेशंस हो रही होंगी। तो हमारे पास तीन कार्डिनल प्लेन्स होते हैं। तो हम तीनों प्लेन्स को देख लेते हैं एक करके। तो फर्स्ट हम लेते हैं सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन होता है जो बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। तो सजाइटल प्लेन सेंटर से पास करता है ऐसे। तो सिंदूर जो है वो बीच में लगाते हैं मांग में, तो एस से होता है सजाइटल। तो इससे आपको याद रहेगा। तो सजाइटल प्लेन बॉडी को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो सजाइटल प्लेन जो है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी? इसके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस होगी जो साइड टू साइड जा रही है। साइड टू साइड कौन सी एक्सिस जा रही थी? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल एक्सिस। तो कोरोनल एक्सिस जो है वो सजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो कोरोनल एक्सिस पे मूवमेंट हो रहे थे रोटेशंस के, वो किस प्लेन में होंगे? वो होंगे सजाइटल प्लेन में। कोरोनल एक्सिस में क्या हो रहा था? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इसीलिए सजाइट जो प्लेन होगा जिसमें ये मूवमेंट होंगे वो होगा सजाइटल प्लेन। और सजाइटल प्लेन वो है जो सेंटर से पास कर रहा है बॉडी को, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो ये पैरेलल है दो और एक्सिस के। हमारे पास तीन एक्सिस है ना, एक एक्सिस के तो ये परपेंडिकुलर है, बाकी जो बच गई दो एक्सिस उसके ये पैरेलल है, मतलब उन दो एक्सिस पे ये बना हुआ है। तो ये बना हुआ है वाई और जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो एपी जो थी, और ये जो वाई एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल और एपी एक्सिस जो है, इन दोनों एक्सिस पे ये बना हुआ है। जैसे ये बोर्ड मैंने बोला था ये एक्स और वाई एक्सिस पे बना है और परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के, वैसे ही जो हमारा सजाइटल प्लेन है वो बना हुआ है वाई और एपी, ठीक है, वाई और एपी एक्सिस पे और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। तो इसीलिए हम इसको दो कलर्स में बना देते हैं जिस पे ये प्लेन बना हुआ है। तो एक तो ये बना हुआ है वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया सजाइटल, ठीक है, और प्लेन। तो ये रेड जेड और ब्लू वाई, इन दो प्लेन्स में बना हुआ है और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। तो अब हम देख लेते हैं अगला प्लेन। अगला प्लेन हम ले लेते हैं ट्रांसवर्स प्लेन ले लेते हैं। तो ट्रांसवर्स प्लेन आपने बायो में पढ़ा होगा। हम किसी भी चीज का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब बीच में से काटते हैं। तो अगर हम बॉडी को बीच में से डिवाइड कर दे अपर और लोअर हाफ में, तो उस जो प्लेन जो इसको डिवाइड कर रहा है उस प्लेन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कर रहा है। और इस ट्रांसवर्स प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होएगी? परपेंडिकुलर इसके एक्सिस होगी जो ऊपर से नीचे जा रही है, क्योंकि ये प्लेन ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो वो कौन सी एक्सिस है ऊपर से नीचे वाली? वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो जो इस एक्सिस की जो भी मूवमेंट्स होंगी, जो इस एक्सिस के अराउंड रोटेशंस हो रही थी, वो होंगी ट्रांसवर्स प्लेन में। तो और इसमें जो बच गई, दो एक्सिस बच गई, वो कौन सी बच गई? एक इस एक्सिस पे तो रोटेशन हो रहा है। अभी पैरेलल किसके है? ये वाला प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है? एक तो इधर जो जा रहा है साइड टू साइड, कौन सा जा रहा है? एक्स एक्सिस। और एक जो आगे से पीछे जा रहा है, आगे से पीछे कौन सा जा रहा है? जेड एक्सिस। तो ये जेड और एक्स एक्सिस में बना हुआ एक प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के मूवमेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, और वो होंगे हमारे ट्रांसवर्स प्लेन में। तो ये बना किससे हुआ है? पहला तो हो गया जेड एक्सिस, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स
ठीक है। रेड इज जेड एंड एक्स, जेड और एक्स एक्सिस में बना है और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस में कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, रोटेशन वाले, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, वो हो रहे हैं हमारे ट्रांसवर्स प्लेन में। अब थर्ड जो हमारे पास प्लेन है वो है हमारा, जो हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है। हमने साइड टू साइड कर लिया, ऊपर से नीचे कर लिया, तो अब तीसरा बच गया जो हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है। तो जो एक्सिस बीच में से पास कर रही है यहां से, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन, और फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। तो फ्रंटल प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? ये प्लेन है हमारा, प्लेन ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला प्लेन बिल्कुल वही प्लेन है जो ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस थी ब्लैक बोर्ड के? जेड एक्सिस, जो आगे से पीछे जा रही है। तो हमारी बॉडी में आगे से पीछे कौन सी एक्सिस जा रही थी? एपी एक्सिस जा रही थी, ठीक है। तो एपी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो जो मूवमेंट इस एपी एक्सिस के अराउंड हो रहे थे, इस एपी एक्सिस के अराउंड कौन से मूवमेंट हो रहे थे? अगर ये एपी एक्सिस है तो इसके अराउंड अबडक्शन और एडक्शन हो रहा था। तो अबडक्शन और एडक्शन किस प्लेन में होंगे? फ्रंटल प्लेन में होंगे, क्योंकि ये अगर हम इसको फ्रंटल प्लेन मान रहे तो इसी बोर्ड के ऊपर मेरा अबडक्शन और एडक्शन हो रहा है, और ये जो एक्सिस इसके आगे से पीछे जा रही थी जो परपेंडिकुलर थी उस एक्सिस पे हो रहा है। तो जेड एक्सिस के जो मूवमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे फ्रंटल प्लेन में, और फ्रंटल प्लेन बना किससे है? जो जिसके ये पैरेलल जा रहा है, और ये किसके पैरेलल जा रहा है? अब हमारे एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस है हमारे पास ग्रीन वाला एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारा फ्रंटल, और ये हो गया प्लेन वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको तीनों प्लेन समझ आ गए, तीनों प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है और किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये भी पता चल गए, और तीनों प्लेन में कौन से मूवमेंट हो रहे हैं और तीनों एक्सिस में कौन से मूवमेंट हो रहे हैं ये भी आपको पता चल गए। तो अब एक बार मूवमेंट भी लिख लेते हैं। इसमें ग्रीन वाला लिखते हैं क्योंकि ये वाली एक्सिस इसके परपेंडिकुलर थी, तो परपेंडिकुलर एक्सिस इसके वही वाले मूवमेंट होंगे। तो इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहे थे, इसमें ट्रांसवर्स है, तो वाई एक्सिस के अराउंड जो होंगे, वाई एक्सिस के अराउंड हो रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। अब तीसरा है हमारे पास फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन ये वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर था जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अराउंड कौन से मूवमेंट हो रहे थे? अबडक्शन और एडक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एबीडी, एडीडी और एबीडी, ठीक है। प्लेन खत्म हो गए। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि एल्बो के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन मैंने बोला कि हमारी बॉडी में हम इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं सारा कुछ बायोमैकेनिक्स पे, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारा कोई भी जॉइंट एक जगह रह के मूव नहीं करता जब भी हम कोई टास्क करते हैं। तो जैसे अब ये इंसान ग्लास में पानी लेके पानी पी रहा है, तो अब इसमें एल्बो का फ्लेक्शन ये करेगा तो पानी पी पाएगा। तो एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा है, तो एल्बो का फ्लेक्शन हमारे कौन से एक्सिस में हो रहा था? जो साइड टू साइड पास करती है। अगर मेरे को एल्बो का फ्लेक्शन करना है तो जो एक्सिस साइड टू साइड पास करती है उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होएगा। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारा एक्स एक्सिस में हो रहा था, एक्स एक्सिस ही साइड टू साइड पास कर रही थी। तो कोरोनल एक्सिस में इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। एक मैंने बोला ना, हर एक्सिस में एक रोटेशन और एक वो हो सकता है, ट्रांसलेशन होता है। तो हमें एक पता चल गया कि इसमें रोटेशन हो रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है इसके पास, जो कि कहाँ हो रहा है? एक्स एक्सिस में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे बना लेते हैं। एक्स एक्सिस में रोटेशन हो रहा है, हम तीनों एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो एक मूवमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में रोटेशन हो रहा है, जो कि है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। दूसरा, अब जो ये रोटेशन हो रहा है ये प्योर रोटेटरी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सीधा ऐसे पास कर रहा था वो आगे 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 जाता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं अगर पानी पीऊंगा तो साथ में मेरा शोल्डर भी फ्लेक्स करेगा, तो मेरा एल्बो आगे 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 आएगा साथ साथ, ठीक है। तो जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन था इस पे तो घूम रहा है, प्लस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होके आगे 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 जा रहा है।
तो आगे कौन सा प्लेन है, आगे कौन सा एक्सिस है ये जिसमें ये आगे जा रहा है। मैंने बोलता हर एक्सिस पे दो मूवमेंट हो सकते हैं, या तो रोटेशन या ट्रांसलेशन। तो ये एक एक्सिस पे आगे भी जा रहा है, और आगे वाली कौन सी एक्सिस जो आगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाती है वो थी जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस में आगे भी जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है और जेड एक्सिस में आगे जा रहा है। तो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारे पास। तो टोटल यहां पे एल्बो के पास देखा जाए तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल देखा जाए तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जब ये पानी पी रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम जॉइंट को अनकंस्ट्रेन्ड या फिर आइसोलेटेड मान रहे हैं कि नहीं, या फिर हम जॉइंट की मूवमेंट कहाँ पे देख रहे हैं, किस मूवमेंट में देख रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जाम में लिखना हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम एग्जाम में उसी के हिसाब से लिखते हैं जो हमें मूवमेंट पूछा है। जैसे एल्बो के डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो एल्बो पे 2 ही चीजें हम कर सकते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसके अलावा और कोई भी मूवमेंट हमें करना है तो या तो हमको शोल्डर को आगे मूव करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। पर जो जॉइंट में ट्रांसलेशन होती है वो हम खुद से नहीं कर सकते, वो होती है इसके साथ साथ ही। तो हम एल्बो में सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे। ऐसे ही शोल्डर में हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन 1 हो गया, अबडक्शन अडक्शन 2 हो गया, और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन 3 हो गया। लेकिन अगर हम शोल्डर जॉइंट को अनकंस्ट्रेन्ड मानते हैं और आइसोलेटेड मानते हैं शोल्डर जॉइंट को, तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएंगे और टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। लेकिन हमें एग्जाम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने हैं क्योंकि हमारा जॉइंट अनकंस्ट्रेन्ड नहीं होता और एक कोई भी आइसोलेटेड मूवमेंट हमारे जॉइंट में नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का, कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो 2 टाइप की डिस्प्लेसमेंट थी, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। तो हम इन दोनों की डायरेक्शंस देखते हैं। तो अब जो रोटेटरी मूवमेंट है वो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। लेकिन ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ये व्यूअर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसे खड़ा होके एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं तो ये आपके लिए वहां से क्लॉकवाइज है, और अगर मैं इधर से देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है मेरा हाथ। तो हम इन रोटेटरी मूवमेंट्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नाम नहीं दे सकते, इसीलिए हम इनको 3 तरीके से एनाटॉमिकली 3 तरीके से नाम देते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे रोटेशंस होती हैं, एक्स एक्सिस पे कौन सी रोटेशन हो रही थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो एक्स एक्सिस पे जो रोटेशंस होती हैं, अगर कोई रोटेशन जिसमें वेंट्रल सरफेसेस ऑफ द लिम्ब, ठीक है, ये होते हैं वेंट्रल सरफेसेस। वेंट्रल सरफेसेस अगर पास आते हैं, कोई भी 2 वेंट्रल सरफेसेस अगर पास आते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं फ्लेक्शन। तो एक्स एक्सिस में होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और अगर कोई भी 2 डॉर्सल सरफेसेस, ये इस फोरआर्म का डॉर्सल सरफेस है और ये आर्म का डॉर्सल सरफेस है, अगर ये दोनों चीजें पास आती हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम, अगर कोई भी लिम्ब के 2 वेंट्रल कंपोनेंट्स आपस में पास आते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, और अगर 2 डॉर्सल कंपोनेंट्स पास आते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कौन से हो रहे थे, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, और जेड एक्सिस पे अडक्शन और अबडक्शन। तो पहले अबडक्शन अडक्शन देख लेते हैं। अबडक्शन अडक्शन ये था, और ये किस एक्सिस पे हो रहा था, जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस जो आगे से पीछे पास कर रही है इस पे हो रहा था। तो इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जगह हम नाम दे देते हैं अडक्शन और अबडक्शन। तो अबडक्शन और अडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, मिड लाइन। तो अगर मिड लाइन से दूर अगर हमारा लिम्ब जाता है, मिड लाइन से दूर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अबडक्शन, ए बी डक्शन। और अगर मिड लाइन के पास हमारा हाथ आता है तो इसको हम बोलते हैं एडी डक्शन, अडक्शन। ठीक है, तो अडक्शन और अबडक्शन हमारे जेड एक्सिस में होते हैं, और इनको कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने बता दिया है। ठीक है, कोई भी 2 अगर ये जो हमारा लिम्ब है ये मिड लाइन से दूर जाता है तो वो अबडक्शन होता है, मिड लाइन के पास आता है तो वो अडक्शन होता है। अब हम आ जाते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो रोटेशंस होती हैं, ये वाई एक्सिस सीधी जा रही थी तो वाई एक्सिस पे ऐसे रोटेशंस हो रही थी। तो वाई एक्सिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस हो रही थी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को हम डिफाइन करते हैं जब लिम्ब
ग्राउंड के पैरेलल रोटेट होता है और मिड लाइन के पास आता है रोटेट होके। तो मिड लाइन के पास अगर रोटेट होके आएगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल रोटेशन, और मिड लाइन से दूर रोटेट होके जाएगा ग्राउंड के पैरेलल, मिड लाइन से दूर अगर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशंस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रोटेशंस में हम ऐसे बताते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, एडक्शन, और इनको कैसे डिफाइन करते हैं एनाटॉमिकली वो भी हमने बता दिया। अब अगर यही चीज ट्रांसलेशन में देखना हो, हमारे पास तीन, हर एक्सिस में एक रोटेशन हो रहा था, एक ट्रांसलेशन हो रहा था। ट्रांसलेशन की डायरेक्शंस हम कैसे बताते हैं? तो ये हो गया ट्रांसलेशन, हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांसलेशन। तो अगर बॉडी एक्स एक्सिस में आगे ट्रांसलेट करती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर बॉडी बाय एक्सिस में ऊपर को ट्रांसलेट करती है, ऊपर को डिस्प्लेस करती है, तो ये होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर जेड एक्सिस में बॉडी आगे आती है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस में बॉडी पीछे जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस तो साइड टू साइड जाती है, राइट टू लेफ्ट होता है, तो राइट साइड जाती थी तो वो हो गया पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड जाएगी तो वो हो गया नेगेटिव। और ऐसे ही वाई एक्सिस ऊपर से नीचे जा रही थी, तो अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ऊपर होती है तो वो होता है पॉजिटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे होता है तो वो होगा नेगेटिव। ऐसी जो एपी एक्सिस थी रेड वाली, तो वो आगे से पीछे जा रही थी, तो अगर हमारी बॉडी आगे डिस्प्लेस करती है या कोई जॉइंट हमारा आगे डिस्प्लेस करता है तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और अगर कोई पीछे को ट्रांसलेट करता है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रांसलेशन की डायरेक्शन हम ऐसे बताते हैं, रोटेशन की डायरेक्शन हम ऐसे बताते हैं। अब आते हैं फोर्थ वेरिएबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितने मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितना डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो कितना डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुई है हम दो तरीके से बता सकते हैं। ये डिग्री ऑफ रोटेशन है, मतलब मेरा एल्बो फ्लेक्शन कितना डिग्री रोटेट होके ऊपर गया, ये डिग्री ऑफ रोटेशन है, और इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन हम दो तरीके से नाप सकते हैं। एक तरीका होता है हम गोनियोमीटर से नापे, जो क्लिनिकली अवेलेबल होता है सबके पास गोनियोमीटर। गोनियोमीटर में एक फिक्स्ड आर्म होता है और एक रोटेटरी आर्म होता है। हम इससे रेंज ऑफ मोशन नाप लेते हैं, इसको फिक्स करके, इसको जो जॉइंट मूव हो रहा है उसके साथ ले जाके। और रिसर्च पर्पसेस में हम इलेक्ट्रोगोनियोमीटर यूज करते हैं या फिर 3D मोशन एनालिसिस करते हैं। तो क्लिनिकली हम यूज करते हैं गोनियोमीटर रेंज ऑफ मोशन नापने के लिए, और रिसर्च पर्पसेस में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोगोनियोमीटर या फिर 3D मोशन एनालिसिस। पर ये जो जो इलेक्ट्रोगोनियोमीटर और 3D मोशन एनालिसिस है, ये बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं, 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक रेंज ऑफ मोशन को बताते हैं। तो क्लिनिकली हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और महंगे आते हैं, इसीलिए हम गोनियोमीटर यूज करते हैं। अब ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन है, जो रेंज ऑफ मोशन हमने नापी है, ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसको नापते किसमें हम? तो हम रेंज ऑफ मोशन को डिग्रीज में नापते हैं, पर हम इसको रेडियन में भी नाप सकते हैं। रेडियन में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, 57.3 डिग्री होता है। तो अगर मान लो ये जो एल्बो फ्लेक्शन इसने किया है ये 57.3 डिग्री है, 57.3 डिग्री है, तो ये 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये हम वैसे डिग्रीज में नापते हैं, गोनियोमीटर में जो रीडिंग्स होती है वो डिग्री में होती है, तो आप गोनियोमीटर से रेंज ऑफ मोशन नाप सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ वेरिएबल आता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये 3 तरीकों से हमें पता चलता है। v मतलब स्पीड, v वेक्टर के साथ मतलब वेलोसिटी, और a मतलब एक्सेलरेशन।
तो अगर हम रेट ऑफ डिस्टेंस देखते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड। ठीक है, तो v इज स्पीड और स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है कितने टाइम में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन भी देखते हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते। तो दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये नहीं बता रही कि कितनी स्पीड है, ये भी बता रही है कि किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो इट्स वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इनके यूनिट्स भी आप दे सकते हैं। ये हो गया डिस्टेंस हो गया मीटर पर सेकेंड, इधर भी हो गया मीटर पर सेकेंड, इधर हो गया मीटर पर सेकेंड, ऊपर है नीचे भी सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की सही यूनिट। तो ये तीन चीजें आपको पता चल गई जो कि रेट बता रही है हमारे मूवमेंट का। तो हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो ये है टाइम और ये है रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ये है रेंज ऑफ मोशन किसकी, एंकल जॉइंट की। तो ये है न्यूट्रल, एन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल के ऊपर है डॉर्सीफ्लेक्शन, न्यूट्रल के नीचे है प्लांटर फ्लेक्शन, और ये डिग्री लिखा हुआ है कितने डिग्री ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन या कितने डिग्री ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 10, 20, 30 डिग्री। ठीक है, तो टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ मैंने डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन किया तो ये उसके साथ इसका ग्राफ बना। ठीक है, ग्राफ बना। तो ये जितना डिस्टेंस है, ये जो इसका डिस्टेंस है, ये बता रहा है कि कितना डिग्री ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन हुआ या फिर कितना डिग्री ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन हुआ। तो एम्पलीट्यूड बता रहा है कितना डिग्री ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन हुआ, और ये जो स्लोप है, ये जो इसकी स्टीपनेस है, ये बता रही है कि किस रेट से एकदम से वो चेंज किया उसने। जैसे यहाँ पे वो डॉर्सी में गया और फिर धीरे धीरे प्लांटर की तरफ वापस आया, तो ये जो स्लोप है वो कर्व्ड है ज्यादा, और यहाँ पे वो प्लांटर में गया और फिर ऊपर एकदम से आ गया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो प्लांटर में जाते ही तेज ऊपर आ गया। तो इसका जो स्लोप है वो हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये बता रहा है कि कितना डिग्री तक वो आगे गया है, और ये जो ये वाला डिस्टेंस है ये बता रहा है कि कितना टाइम उसने लिया ये मूवमेंट को करने में। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्स हैं ये रिसर्च में बनते हैं। तो जो आप ये 3D मोशन एनालिसिस करोगे वो ऐसे ग्राफ के फॉर्म में आएंगे। तो ग्राफ में आपको कैसे देखना है कि कितना रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिग्री हुआ है, तो वो आप ऐसे देखोगे। इसमें एक चीज और रह गई थी, ये तो था रोटेशन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि रोटेशन को आप कैसे मेजर करोगे, कितना डिग्री रोटेशन हुआ है। तो इसी में आता है ट्रांसलेशन, कि आप ट्रांसलेशन को कैसे मेजर करोगे। ट्रांसलेशन मैंने बोला जनरली होती नहीं है, लेकिन हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं मोबिलाइजेशन के टाइम। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ACL टेस्ट, ACL की इंटीग्रिटी जो हम टेस्ट कर रहे थे एंटीरियर ड्रॉरियल लैकमैन टेस्ट से, तो हम टीबिया को आगे ट्रांसलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन हो रही थी। तो इस ट्रांसलेशन को हम मेजर करते हैं मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या इंचेस में। ठीक है, तो हम इस ट्रांसलेशन को मेजर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन हम या तो MRI में देख सकते हैं कि इतना डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन हो रखा है, या फिर लैकमैन में या फिर एंटीरियर ड्रॉअर में हम पुल करके देख सकते हैं कि कितना डिग्री ऑफ रोटेशन हो, कितना डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन अब आगे अवेलेबल है। क्योंकि अगर ACL इंजर्ड हो गया या फिर ACL जो है पार्शियल टीयर हो गया, कंप्लीट टीयर हो गया, तो अब जॉइंट लैक्सिसिटी बढ़ जाएगी और टीबिया आराम से आगे आएगा। टीबिया आगे आएगा तो टीबिया आगे ट्रांसलेट होगा, तो वो हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो ये थे 5 वेरिएबल्स जो कि किसी डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मोशन, और मोशन हम किसके अंदर स्टडी कर रहे थे, काइनेमैटिक्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारा पूरा काइनेमैटिक्स खत्म हो गया है। अब ये जो मोशन या मूवमेंट जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, ये क्यों हो रही थी, वो हम स्टडी करेंगे काइनेटिक्स के अंदर। जो भी हमने चीजें करी, या तो वो बाहर के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुई, या फिर हमारे मसल ने जो फोर्स प्रोड्यूस किया, जो टॉर्क प्रोड्यूस किया, या फिर एक्सटर्नल वेट ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया, उस वजह से हुई। तो ये सारी चीजें हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में।